अच्छा, मेरा ये सवाल है आपसे कि इतने सारे प्रोडक्ट के रेंज हैं एमवे में, क्या सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना ज़रूरी है? ऑफ कोर्स नॉट। सारे प्रोडक्ट्स आप यूज़ भी नहीं कर सकते। मोर देन 170 प्रोडक्ट्स एक साथ आप कैसे यूज़ कर पाओगे? इतनी डिमांड किसी भी घर में नहीं होती है। एमवे इतने सारे प्रोडक्ट्स इसलिए बनाता है बिकॉज हर घर की डिमांड अलग होती है। हो सकता है कि आपके घर में कुछ और डिमांड हो, किसी और के घर में कुछ और डिमांड हो, लेकिन हाँ, आपकी जितनी ज़रूरतें हो सकती हैं उसमें से मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की एमवे की कोशिश ज़रूर रहती है। तो आपको जो प्रोडक्ट्स आपकी लाइफस्टाइल में फिट बैठते हैं वही प्रोडक्ट्स लेने चाहिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए। लेकिन चूंकि आप बिजनेस बिल्डर भी हैं, इसलिए आप रिटेल या इन प्रोडक्ट्स का बिजनेस तो किसी भी रेंज के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घुटने में दर्द नहीं है तो मुझे कायदे से ग्लूकोजामीन HCl विद बोसविलिया खुद के लिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत पड़ सकती है अपने खुद के आर्थराइटिस के सॉल्यूशन की, तो उसके लिए मैं वो प्रोडक्ट्स ले सकता हूँ फॉर रिटेल पर्पस। तो ये सिनेरियो केस टू केस डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट्स लेकर के आते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की रेंज में डील करना चाहते हैं। जैसे एक फार्मासिस्ट को फार्मेसी के प्रोडक्ट्स में डील करने के लिए खुद बीमार होने की ज़रूरत नहीं है, या एक कन्फेक्शनर के घर में खुद बर्थडे पार्टी होना ज़रूरी नहीं है, उसके बावजूद वो केक्स में डील कर सकता है। वैसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आप डील कर सकते हैं अगर आपके खुद के घर में नहीं भी रिक्वायरमेंट्स हो तो भी, लेकिन यूज़ करने की मजबूरी आपकी हर प्रोडक्ट की नहीं है। लेडीज़ अपना घर को मैनेज करते इस बिज़नेस को कैसे बिल्ड करें? वेरी गुड क्वेश्चन। मोर देन 2/3 ऑफ एमवे एंटरप्रेन्योर्स इज एक्चुअली विमेन। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि लेडीज़ के साथ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मेरे ग्रुप में भी बहुत सारी लेडीज़ हैं, उनके साथ डील करते वक्त मैं महसूस करता हूं कि उनको मल्टीपल हैट्स वेयर करने पड़ते हैं। एक तरफ एज अ प्रोफेशनल या एज अ बिजनेस ओनर, एज अ ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर उनको अपने बिजनेस को टाइम देना पड़ता है, एक तरफ एज अ होम मेकर उनको अपने घर को टाइम देना पड़ता है। लेकिन अगर आप देखेंगे इन दोनों ही चीज़ों के अंदर में लेडीज़ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मेंटल पीस। और मेंटल पीस किस तरह से आता है? अगर आपके पास पर्याप्त पैसा हो और पर्याप्त समय हो। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको ये दोनों फ्लेक्सिबिलिटी ला करके देता है। ये आपको इनकम सिक्योरिटी देता है, बिकॉज एक टाइम के बाद में आपकी बॉडी या फिर आपका स्पिरिट आपको वही काम बार बार करना शायद अलाउ ना करे। इवन फ्रॉम हाउस होल्ड ड्यूटीज़ आप चाहोगे कि कोई मेड सर्वेंट या कोई असिस्टेंट आपको रिप्लेस करे, वो कैसे संभव है जब आप इस बिजनेस की टेक्निक को अप्लाई करके अपनी फाइनेंशियल पावर को बढ़ाओगे। इसीलिए मैं यही रिकमेंड करता हूं कि आप अपने अपलाइन या सीनियर लेडीज़ जो कि आप ही के प्रोफाइल या सीनियर प्रोफाइल से हैं उनसे सीखने की कोशिश कीजिए, मल्टीटास्क मास्टर बनने की कोशिश कीजिए, 1 घंटे में ज़्यादा अचीव करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा एफिशिएंट बनने की कोशिश कीजिए। ये बिज़नेस तो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है लेडीज़ के लिए, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और आप जैसे टाइम निकाल सकते हैं उस टाइम में ये फिट हो सकता है। सच बताइए, इतना बिजी होने के बावजूद भी आपको सजने संवरने का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है? आप बोलेंगे नहीं मिलता है। चलिए, फेसबुक का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है? यस। यूट्यूब का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है? यस। इसीलिए क्योंकि आपको उसमें मज़ा आता है। अगर आपको एक काम करने में मज़ा आएगा तो आपको टाइम इसके लिए निकल जाएगा। अगर एमवे के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं तो ये दुकानों में क्यों नहीं मिलते हैं? अगर आपने इसके प्लान को ठीक से समझा होगा तो इसका कॉन्सेप्ट ही डायरेक्ट मार्केटिंग पर आधारित है। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब होता है नो मिडिल मैन। जिसको आप मार्केट समझते हो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिडिल मैन ही होता है। या तो रिटेलर होगा, शॉपकीपर इसको हम लोग कहते हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, या तो कोई मॉल होगा, या कोई ऐसा इंटरफेस होगा जो कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन लेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन उनको मिलेगा तो फिर जो लोग ये नेटवर्क का बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं उनको क्या मिलेगा? इसीलिए जिसको आप मार्केट समझते हो वो यहाँ पर इंडिविजुअल्स ही हैं। आपको वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो किसी स्टोर में अदरवाइज मिलते या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलते, वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर थ्रू ए नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म मिलते हैं। अगर एमवे के प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते तो फिर ये बिजनेस प्लान ही कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाता। इसीलिए एमवे के प्रोडक्ट्स आपको एमवे की वेबसाइट पर मिल सकते हैं और वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटर के रेफरेंस कोड के द्वारा मिल सकते हैं। इसीलिए एमवे के प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में दिखाई नहीं देते हैं। इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं तो आने वाले समय में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में दिखाई देना बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टोर्स का ज़माना आने वाले 20 से 50 सालों में ख़त्म हो जाएगा। क्या इसमें कुछ सामान वगैरह भी बेचना पड़ेगा क्या? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सामान बेचना, इस टर्म को हम कैसे अप्रोच करते हैं इस बात पे इसका आंसर डिपेंड करता है। सामान बेचना जैसे फेरी वाले का सामान बेचना होता है, वो अपने सर पर एक टोकरी लेकर के सामान बेच सकता है, या फिर सामान बेचना एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल का एक कंप्लीट सिस्टम हो सकता है। इस सेटअप के अंदर में हम सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम आपकी सेल्स को टेक केयर करता है। दुनिया में किसी भी बिजनेस में क्या सामान बेचना होता है? आंसर इज यस।
अगर सामान और सुविधाएं नहीं बिकेंगी तो वो बिज़नेस प्रॉफिट कैसे जनरेट करेगा? तो सामान और सुविधाएं तो बिकनी ही हैं, लेकिन वो एक बड़े पैमाने पर बिकनी हैं और उनके लिए एक सिस्टम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। वो सिस्टम नेटवर्क के माध्यम से कंस्ट्रक्ट होता है। बहुत सारा सामान बिकता है तो बहुत सारा टर्नओवर जनरेट होता है और बहुत सारे टर्नओवर से ही वो बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट होता है, जो अल्टीमेटली आपके परिवार के ड्रीम्स को पूरे करने के लिए हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस सामान नहीं बेचते? बिल्कुल बेचते हैं, लेकिन उनके सामान बेचने में और एक फेरी वाले के सामान बेचने में बहुत अंतर है। मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, फेरी वाले का भी सामान बेचने की टेक्निक को आप स्टडी करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर स्केल की बात कर रहा हूँ। छोटी सी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, एक चॉकलेट आप किसी को सेल करते हो तो एक छोटा टर्नओवर होता है, लेकिन उसी चॉकलेट को आप पूरे इंडिया को सेल करते हो तो आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हो। ये भी आपको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना सिखाता है, इसी को नेटवर्क बिल्डिंग बिजनेस भी कहते हैं। जॉब सिक्योरिटी आज बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो क्या इस बिज़नेस को एज अ कैरियर ले सकते हैं? यस, इसे आप एज ए करियर बिल्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, करियर का मतलब सिर्फ जॉब नहीं होता है। जॉब इज़ ए वन वे टू जनरेट इनकम। जॉब में आप किसी दूसरे को अपना समय बेचते हो और वो आपको पैसा देता है, और यहाँ पर आप दूसरों के समय को अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हो। करियर का मतलब क्या होता है? करियर का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसको कि आप बिल्ड करो। आप सोचो, जॉब को आप बिल्ड करते हो क्या? जिस रेज्यूमे को आप बिल्ड करते हो उसकी 60 साल के बाद शायद कोई वैल्यू ही नहीं होती, क्योंकि आपको जॉब नहीं मिलने वाली। लेकिन इस बिज़नेस को जब आप बिल्ड करते हो तो ये बिज़नेस 60 साल के बाद क्या, आपके जाने के बाद भी इस दुनिया से आपके साथ रहता है, आपके बच्चों के साथ रहता है। तो इसको एज ए करियर नहीं, इसको एज ए लेगेसी बिल्ड कर सकते हैं आप। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? आप मेरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। आई हैड अ हॉट शॉट करियर इन द कॉर्पोरेट लाइफ। माई फैमिली, माई एल्डर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, माई फादर इज़ अ ब्यूरोक्रेट, माई एल्डर सिस्टर इज़ एन इंजीनियर, माई मदर इज़ अ होम मेकर, मैं खुद एक MBA हूँ, और हम में से हर एक आदमी इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा है। मैं तो अपने फादर से 1 साल पहले रिटायर हो गया बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, और बहुत मज़ा आ रहा है। क्या ये बिज़नेस लीगल है? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक फील्ड में जिसमें हम एंटर करने जाते हैं, हमें लीगैलिटीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के लिए एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टर्म है। हालांकि इंडियन इकोनॉमी जब ओपन हुई एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए, उसमें बहुत साल नहीं हुए हैं, 25-30 साल हुए हैं। 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में आए, उसके बाद में बहुत सारी कंपनियों ने और बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस ने इंडिया में प्रवेश किया। उसमें से 1995 में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने भी एमवे के माध्यम से प्रवेश किया। लेकिन जो गवर्निंग रूल्स एंड रेगुलेशंस थे या गाइडलाइंस थी, वो उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी, थोड़ी एम्बिग्विटी थी। प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट, इसके तहत डायरेक्ट सेलिंग गवर्न होता था। लेकिन उस एक्ट के अंदर में ये फ़र्क करना बहुत मुश्किल था लेजिटिमेट कंपनियों के बीच में और पॉन्जी या पिरामिड स्कीम्स के बीच में। इस कारण से कई बार एमवे को और अच्छी रेपुटेड कंपनीज़ को दिक्कत भी फेस करनी पड़ी। लेकिन थैंक गॉड इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सीरियसली लिया, डायरेक्ट सेलिंग की इंपॉर्टेंस को समझा, और फाइनली डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016 में बाहर निकल करके आई। आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि एमवे ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को लाने में फोरफ्रंट पर, और आज के डेट में मैक्सिमम स्टेट्स ऑफ इंडिया ने इन डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को नोटिफाई कर दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस बेंचमार्क बन जाती हैं उन तमाम कंज्यूमर्स के लिए जो इस इंडस्ट्री में आप कदम रखना चाहते हैं। साथ में एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है, उसका नाम है इंडियन डायरेक्ट सेलर्स एसोसिएशन, IDSA। इसकी एक प्राइम मेंबरशिप एमवे के पास में है, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी जो कि उन मेंबर्स को अपने साथ लेकर के चलती है जो इसके गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और ठीक से इंप्लीमेंट करते हैं। इसीलिए आप 100% श्योर हो सकते हैं कि सारी लीगैलिटीज़ यहाँ पर कंफर्म्ड हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एमवे की हेल्प डेस्क हमेशा तैयार रहती है। इनफैक्ट आप राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में जा सकते हैं और इसके बारे में पर्याप्त जानकारी ले सकते हैं। हाँ, आप किसी भी ऐसे बहकावे में ना आएँ जहां पर कि आपको ओवर इन्वेस्ट करने के लिए या फिर कोई ऐसी चीज़ करने के लिए कहा जा रहा हो जो आपको सही ना लगे। कभी भी ऐसा हो तो आप इसको आराम से एक बार कॉरपोरेशन के साथ में चेक कर सकते हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि एमवे के प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, असल में इसमें सच्चाई कितनी है? ये क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एमवे के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, आखिर आपने एमवे के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं क्या? अगर आपने एमवे के प्रोडक्ट्स यूज़ किए होंगे तो आपका पहला जवाब होगा एमवे के प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया होते हैं। बहुत बढ़िया कम्स विद अ प्राइस। आप अगर बहुत बढ़िया पढ़ाई करोगे तो क्या आप सस्ते में नौकरी करोगे या फिर थोड़ा सा अपनी प्राइस को रखोगे?
एमवे के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, उसकी प्राइस अकॉर्डिंगली सेट की गई है। सस्ता और महंगा हमेशा रिलेटिव टर्म होता है। जिस क्वालिटी को एमवे आपको प्रेजेंट करता है उस क्वालिटी में उससे सस्ता प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, कई बार ये रूमर्स होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नॉर्मली मार्केट में आप टूथब्रश जो खरीदते होगे 30-40 रुपये से कम का नहीं पड़ता होगा। एक अच्छी क्वालिटी के टूथब्रश की बात कर रहा हूँ मैं। एमवे का जो पर्सोना ब्रांड है उसका टूथब्रश 26 रुपये का पड़ता है क्लासिक, और 41 रुपीज़ का पड़ता है, मैं एमआरपी की बात कर रहा हूँ, एडवांस्ड। दोस्तों ये क्या महंगा है? सच बताऊं तो एमवे के प्रोडक्ट्स एक्चुअली बहुत ही अच्छे हैं, इको फ्रेंडली हैं, सारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी हैं, अपने क्षेत्र के बेहतरीन क्वालिटी के लिए होते हैं। दूसरी बात, कम दाम का होने का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस बड़ा हो गया। अगर ऐसा ही होता तो पूरी दुनिया में लेमन जूस का बिजनेस डेयरी मिल्क या कैडबरीज जैसे बड़े प्लेयर से बड़ा होता, या टाटा नैनो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी होती। सस्ते का मतलब अधिक टर्नओवर नहीं होता है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जब वो नौकरी करने जाते हैं तो एप्पल, लीला होटल, स्विस एयरलाइंस और BMW जैसी बड़ी बड़ी कंपनी में विथ प्राइड उनको नौकरी करने भेजते हैं। इनके प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अगर एमवे के प्रोडक्ट्स महंगे हैं तो इन कंपनियों को तो शटर बंद कर लेना चाहिए। दोस्तों, महंगे का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कई सारे कॉम्पिटिटर्स ने रूमर्स फैला रखे हैं कि इनके प्रोडक्ट्स महंगे हैं। इन रूमर्स से मत जाइए, आप खुद यूज़ होकर के देखिए। और इस यूज़ करने के लिए एमवे ने आपको एक बहुत प्यारी सी गारंटी दे रखी है, 30 डेज़ 100% सेटिस्फैक्शन और मनी रिफंड गारंटी। जिसमें मनी बैक गारंटी मिल गई, वो प्रोडक्ट महंगा कैसे हो सकता है? आप खुद चेक कर लो। आपको अगर प्राइस या वैल्यू सेटिस्फैक्शन ना मिले, आप उसको वापस कर लो। मैंने आज तक जितने भी लोगों को इसको यूज़ करते देखा है, दे आर मोस्टली मिडिल क्लास पीपल। मिडिल क्लास लोगों के लिए एक सूटेबल रेंज के प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। इसको आपको आजमा करके देखना होगा, क्योंकि सबसे महंगे आप हैं, आपका शरीर है, आपका पीस ऑफ माइंड है। उसके लिए जो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए उसको सैल्यूट है। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाए? सेल्फ कॉन्फिडेंस से पहले हमें ये एहसास करना पड़ेगा कि हमारा सपना क्या है, हमारा विजन क्या है। आप इमेजिन करो 16 साल के सचिन तेंदुलकर को, जो वेस्ट इंडीज़ के टफ बॉलिंग को या फिर इंग्लैंड के टफ बॉलिंग अटैक को फेस कर रहा है। कैसे उस 16 साल के लड़के ने अपने अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया होगा जब उसने इतनी फास्ट बॉलिंग अटैक को फेस किया होगा। आप इमेजिन करो गांधी जी को, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में ट्रेन से धक्के खाने के बाद में अंग्रेजी सरकार के अगेंस्ट लोहा लेने की शुरुआत की गई होगी। आप इमेजिन करो मदर टेरेसा को। आप इमेजिन करो उन तमाम लोगों को जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और कुछ नहीं है, सिर्फ आपके लक्ष्यों को, अपने आप को मजबूती से टिकाए रखने की और संघर्ष के सामने घुटने नहीं टेकने की एक ज़िद है। अगर आपके अंदर वो ज़िद है तो कॉन्फिडेंस अपने आप अंदर आ जाएगा आपको। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं बाहर से नहीं आता है। आप जो प्रोफेशन करते हो, या लेट्स से कि आप मदर हो, होम मेकर हो, तो अपने घर की सिचुएशंस को फेस करने कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? सिंपल, आपके पास कारण मजबूत होते हैं, आपको उनको करना अवश्यंभावी होता है। आपके पास कोई बैकडोर ऑप्शन नहीं होता है। क्विटिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन। वैसे अगर यहाँ पर क्विटिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन अगर आपके लिए निहायत ज़रूरी है, तो कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस आपके पास में है। जहाँ पीछे जाने की कोई स्कोप ही ना हो, तो वहाँ आगे ही बढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस एक और चीज़ से आता है, उसे कहते हैं नॉलेज। और कॉन्फिडेंस एक और चीज़ से आता है, उसे कहते हैं सोहबत या एसोसिएशन, संगत। अगर आप कॉन्फिडेंट लोगों की एसोसिएशन में आना शुरू कर देते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और अगर आप नॉलेज लेना शुरू कर देते हैं तो भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ के लिए बहुत बेहतरीन सिस्टम्स अवेलेबल हैं, एजुकेशन सिस्टम्स अवेलेबल हैं। उन एजुकेशन सिस्टम्स के पास आप जा करके इस बारे में सीख सकते हैं। हम एक बहुत बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, जहाँ पर हमें बुक्स, हमें सीडीज़, हमें एसोसिएशन मिलता है, और इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे अंदर का बेहतर इंसान विकसित होकर के सामने आता है। एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो एमवे बिजनेस और कुछ नहीं है, बल्कि अपनी सेल्फ इमेज को ऊंचा करने की एजुकेशन लेने का ही बिजनेस है। सच्चाई तो ये है कि आप ब्रांड बनेंगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। एमवे तो ब्रांड बहुत पहले से बन चुका है। आपका बिजनेस बड़ा होगा जब आप एक बेहतर ब्रांड बनेंगे, और उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। मुझे ना अच्छे से सेल्स करना आता है, ना लोगों से अच्छी तरीके से बात करने आता है, तो फिर इस बिज़नेस में लोगों को कन्विंस कैसे करूं? यस, ये क्वेश्चन भी मेरे पास बहुत बार आता है। सेल्स क्या है? सेल्स एक बहुत सिंपल टर्म है। अगर आप किसी व्यक्ति को कोई वैल्यू ऑफर करते हैं, वो खुश होता है, और उस खुशी के मारे वो आपको अपना सर्टिफिकेट यानी अपना रुपया अदा करता है, इसी को सेल्स कहते हैं।
अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और वो खुशी खुशी आपको एक रिवॉर्ड देता है, इसको सेल्स कहते हैं। आप सोचिए, हम में से हर एक आदमी लक्ष्मी माँ की पूजा तो ज़रूर करता है कि हे लक्ष्मी माँ मेरे घर आना, लेकिन सामान को बेचने में लक्ष्मी माँ घर आएंगी या खरीदने में आएंगी? हर एक आदमी खरीदार तो है लेकिन विक्रेता नहीं। जिस चॉकलेट को आप खरीदते हो और चाव से खाते हो, उस चॉकलेट को बेचने की अगर बात हो जाए तो हम कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं? ओके जिस बाइक को हम बहुत प्यार से चलाते हैं खरीद करके, उस बाइक को बेचने की बात आए तो कितना कंफ्यूज हो जाते हैं? आप सोचो, बेचना एक बहुत बड़ा शब्द है। इस शब्द का सम्मान करना हमें सीखना पड़ेगा। भारतवर्ष जब तक बेचने के शब्द का सम्मान नहीं करेगा, इसकी जीडीपी नहीं बढ़ेगी। बेचने के शब्द का सम्मान कीजिए। सेल्स आपको नहीं आती है क्योंकि आपने कभी सेल्स को सीरियसली लिया ही नहीं। क्यों ना एक बार सीरियसली लेके देखा जाए? क्यों ना सीखा जाए? आपको गाड़ी चलानी भी नहीं आती, आपको भाषा भी नहीं आती थी, आपको स्विमिंग भी नहीं आती थी, आपके बच्चे को भी मैथमेटिक्स नहीं आती है, तो क्या सीखते नहीं हैं? सीखने का तो प्रोसेस हमेशा चलता है। दूसरों को कन्विंस करने की अगर नौबत आ गई, इसका मतलब बिजनेस आपने सीखा ही नहीं। कभी किसी को कन्विंस मत कीजिए, सिर्फ लोगों से कनेक्ट कीजिए, लोगों की इश्यूज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप उनके इश्यूज़ को समझेंगे, आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे, कन्विंस की तो नौबत ही नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर आपको अच्छा बोलना नहीं आता, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने कभी अच्छा बोलना को प्रैक्टिस नहीं किया। जैसे मैं माइक पे अच्छा बोल सकता हूं लेकिन मैं चाय नहीं बना सकता हूं। क्यों? क्या चाय बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट है? माइक पर बोलना ज़्यादा आसान है? नो। जिस काम को भी आपने नहीं किया वही डिफिकल्ट है, जिसको आपने कर दिया वो आसान है। तो अगर ये मेरे ग्रोथ के लिए ज़रूरी है तो क्यों ना मैं बात करना सीख लूँ। सबसे अच्छी बात इस बिज़नेस की ये है कि इसमें नुकसान के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है। तो इस बिज़नेस को करने के क्रम में आप अच्छे वक्ता, मे बी गुड इन सेल्स स्किल्स बन जाएंगे, मे बी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स बन जाएंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अगर बोलना नहीं आता तो उससे बड़ी कला सुनना तो आ सकता है। अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि किसी अच्छे वक्ता से आपका बिजनेस ज़रूर ज़्यादा बड़े बनेगा, क्योंकि लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनकी बात को सुनते हैं। आप अपनी क्वालिटी को निकालो, आप अपनी क्वालिटीज़ को पहचानो, उन क्वालिटीज़ को आप इस्तेमाल करो कि ये बिज़नेस इसीलिए एक डेमोक्रेटिक बिजनेस है क्योंकि इस बिज़नेस में सबके लिए कुछ ना कुछ है। वरना इस बिज़नेस में सिर्फ सेल्स प्रोफेशनल के लोग अच्छे होते या अच्छे वक्ता ही अच्छे होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर प्रोफाइल्स को पलट के देखोगे तो आपको हर प्रोफाइल के लोग मिलेंगे। इस बिज़नेस की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है आपका ड्रीमर होना। अगर आप बहुत बड़े ड्रीमर हैं और गूंगे भी हैं, तब भी आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं।